नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण, सामान्य विशेषताएं और आर्थिक उपयोग देखेंगे, जो पौधों के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले चौथे समूह के सदस्य हैं। जब भी मैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक सुंदर क्रिसमस ट्री आता है। ये क्रिसमस ट्री जिम्नोस्पर्म्स का एक उदाहरण है। ये फूल या फल नहीं बनाते बल्कि कोन्स नामक संरचनाएं बनाते हैं और इन कोनों के भीतर ही आपको बीज मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आदिम बीज वाले पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ उदाहरण हैं साइकस, गिंको, पाइनस और ग्नेटम वंश के सदस्य। जिम्नोस्पर्म्स मेसोजोइक युग में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। हालांकि आज इनकी संख्या घट रही है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में प्रमुख हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज खुले रहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे फल के अंदर ढके हुए नहीं होते, जैसा कि आम के बीज के मामले में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आम का बीज एक रसीले गूदेदार भाग और बाहरी छिलके से ढका होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम का पेड़ एंजियोस्पर्म्स समूह से संबंधित है और एंजियोस्पर्म्स में अंडाशय नामक संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर बीज बनते हैं। फल वास्तव में परिपक्व अंडाशय होता है। चूंकि जिम्नोस्पर्म्स में अंडाशय नहीं होते, इसलिए इनके बीज ढके हुए नहीं होते। यह विशेषता जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच मुख्य अंतर में से एक है। चूंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही बीज बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स या बीज वाले पौधे कहा जाता है। अन्य पौधों के समूह जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो बीज नहीं बनाते, उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म नाम ग्रीक शब्द जिम्नोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नंगा, और स्पर्मा, जिसका अर्थ है बीज। इसलिए जिम्नोस्पर्म का अर्थ है नंगे बीज। टेरिडोफाइट्स जैसे सेलेजिनेला में हमने हेट्रोस्पोरी और साथ ही मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजिया के अंदर महिला गैमेटोफाइट में परिवर्तन और अंकुरण देखा था। असल में ये बीज की आदत के पहले कदम थे, लेकिन फिर भी टेरिडोफाइट्स बीज नहीं बनाते, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में आप बीज के निर्माण के माध्यम से बीज की आदत की इस प्रक्रिया की पूर्णता देखते हैं। मुझे पता है कि आप सभी बीज शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से बीज क्या होता है? आइए इसके बारे में जानें। इसके लिए सबसे पहले आइए टेरिडोफाइट सेलेजिनेला के स्ट्रोबिलस की इस तस्वीर को याद करें। सेलेजिनेला टेरिडोफाइट्स में विशेष है क्योंकि यह हेटेरोस्पोरस है, जिसका अर्थ है कि यह दो प्रकार के बीजाणु बनाता है, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया एक ही स्ट्रोबिलस में देखे जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वाले स्पेशल पत्तों या स्पोरोफिल्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है और मेगास्पोरेंजिया वाले स्पोरोफिल्स को मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है। अब आइए जिम्नोस्पर्म्स की ओर बढ़ते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी ये दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वाले स्पोरोफिल्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है और मेगास्पोरेंजिया वाले स्पोरोफिल्स को मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के निचले हिस्से पर देखे जाते हैं। यह साइकस वृक्ष का एक माइक्रोस्पोरोफिल है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वह वास्तव में माइक्रोस्पोरोफिल का निचला हिस्सा है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। आइए माइक्रोस्पोरेंजिया को और करीब से देखते हैं।
ओह, ये सभी माइक्रोस्पोरेंजिया खुल चुके हैं और उन्होंने अपना सारा पदार्थ पहले ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, ये साइकस का एक मेगास्पोरोफिल है और आप इसमें मेगास्पोरेंजिया देख सकते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन व्यायवीज बीजाणुधानी जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजिया सेलेजिनेला से अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजिया कुछ सुरक्षात्मक परतों से ढके होते हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये इंटेग्यूमेंट्स से ढके हुए मेगास्पोरेंजिया ओव्यूले कहलाते हैं। ये ओव्यूले बाद में बीज बन जाएंगे। आपको याद होगा कि सेलेजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल्स जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स जिन पर मेगास्पोरेंजिया होते हैं एक ही स्ट्रोबिलस में देखे जाते थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ये अलग अलग स्ट्रोबिली में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में स्ट्रोबिली को कॉन्स भी कहा जाता है, इसलिए वे स्ट्रोबिली या कॉन्स जिन पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिली या मेल कॉन्स कहलाते हैं। वे स्ट्रोबिली या कॉन्स जिन पर मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया होते हैं मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबिली या फीमेल स्ट्रोबिली कहलाते हैं, या फीमेल स्ट्रोबिली या फीमेल कॉन्स। मेल और फीमेल स्ट्रोबिली या कोन्स एक ही पेड़ पर भी पाए जा सकते हैं, जैसा कि पाइनस के मामले में होता है। यहाँ फीमेल कोन का आकार मेल कोन की तुलना में बड़ा होता है। यदि आप पाइनस के मेल और फीमेल कोन्स का अनुदैर्ध्य खंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि कोन्स में एक केंद्रीय धुरी होती है जिसके चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स व्यवस्थित होते हैं। मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग पेड़ों पर भी देखे जा सकते हैं, जैसा कि साइकस के मामले में होता है, लेकिन साइकस में मेगास्पोरोफिल्स एक कोन में केंद्रीय धुरी के चारों ओर व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे तने की चोटी पर ढीले ढाले रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो एक गुलदस्ते रोसेट जैसा दिखाई देता है। कभी कभी यह कोन जैसा दिख सकता है, लेकिन यह एक सच्चा कोन नहीं होता, इसलिए साइकस में एक सच्चा फीमेल कोन अनुपस्थित होता है। साइकस पौधों में पौधों के साम्राज्य के सबसे बड़े अंडाणु ओव्यूले होते हैं। तो आइए साइकस के अंडाणु ओव्यूले की संरचना को देखें। अंडाणु का मुख्य भाग जो कई कोशिकाओं से बना होता है न्यूसेलस कहलाता है। दूसरे शब्दों में न्यूसेलस अंडाणु का केंद्रीय भाग होता है। ये 3 सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। इसमें एक छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और एक छोटा कक्ष होता है जिसे पराग कक्ष पोलिन चैम्बर कहते हैं। यहाँ माइक्रोपाइल और पराग कक्ष का क्लोजअप दृश्य है। मैं इन संरचनाओं के बारे में बाद में समझाऊंगा। अब आइए माइक्रोस्पोरेंजिया को देखें। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं, जिन्हें परागकण पोलिन ग्रेन्स कहा जाता है। ये परागकण बाद में नर युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न करेंगे। प्रत्येक परागकण में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोतल्ली कोशिका, एक जनरेटिव कोशिका और एक ट्यूब कोशिका। 3 कोशिका अवस्था में परागकण माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें हवा के द्वारा दूर ले जाया जाता है। इस वीडियो में जो आपको धुएं जैसा दिख रहा है वह वास्तव में पराग का फैलाव है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। इस तरह का भारी मात्रा में पराग फैलाव वसंत ऋतु के दौरान होता है। कभी कभी इससे एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर हो जाता है। हवा द्वारा उड़ाए गए परागकण एक चिपचिपे बूंद में फंस जाते हैं, जिसे परागण बूंद पोलिनेशन ड्रॉप कहा जाता है, जो माइक्रोपाइल पर देखी जाती है। परागण बूंद का स्राव बीजांडों द्वारा किया जाता है। पौधे के नर भाग से मादा भाग में, चाहे वह उसी पौधे का हो या किसी अन्य पौधे का, पराग के स्थानांतरण को परागण पोलिनेशन कहा जाता है।
लगभग सभी विवृत बीजियों जिम्नोस्पर्म्स में, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, परागण में हवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हवा द्वारा होने वाले इस प्रकार के परागण को वायु परागण एनेमोफिली कहा जाता है। यहाँ परागकण हवा के साथ मीलों दूर तक यात्रा कर सकते हैं और अत्यधिक सूखने को भी सहन कर सकते हैं। अब परागण बूंद सूख जाती है और परागकण बीजांड के पराग कक्ष में खिंच जाते हैं। माइक्रोपाइल बंद हो जाता है। परागकण से एक नली, जिसे परागनली पोलिन ट्यूब कहते हैं, विकसित होने लगती है। परागण के 1 महीने बाद न्यूसेलस की एक कोशिका विभेदित होकर मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस विभाजन से गुजरती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से केवल एक ही क्रियाशील फंक्शनल बनता है। अन्य 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे मर जाते हैं। एक लंबे समय के बाद, लगभग 1 वर्ष में, क्रियाशील मेगास्पोर माइटोसिस विभाजन से गुजरता है और एक मादा गैमेटोफाइट बनाता है। इस मादा गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। मादा गैमेटोफाइट मादा लैंगिक अंगों, जिसे आर्केगोनिया कहते हैं, में मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण करेगा। आर्केगोनिया बीजांड के माइक्रोपाइलर छोर पर देखे जाते हैं। कभी कभी मादा गैमेटोफाइट द्वारा 2 से 8 आर्केगोनिया बनते हैं। इस समय तक परागकण में, जो बीजांड के पराग कक्ष में होता है, जनरेटिव कोशिका विभाजित होकर एक स्टॉक कोशिका और एक बॉडी कोशिका बनाती है। अंत में बॉडी कोशिका विभाजित होकर 2 शुक्राणु बनाती है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, जिम्नोस्पर्म्स में नर लैंगिक अंग या एंथेरिडिया नहीं बनते हैं। परागनली, जो नर युग्मक या शुक्राणु को लेकर चलती है, बीजांड में स्थित आर्केगोनिया की ओर बढ़ती है। यदि शुक्राणु साइक्स और गिंको की तरह सिलेटेड हैं, तो परागनली शुक्राणुओं को आर्केगोनिया के मुख के पास छोड़ देगी और शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स, जैसे पाइनस और ग्नेटम के शुक्राणुओं में कोई फ्लैजेला या सिलिया नहीं होते हैं। वे परागनली के साथ चलते हुए आर्केगोनियम के अंदर स्थित अंडाणु तक पहुंचते हैं। साइकस के शुक्राणु और अंडाणु पौधों के साम्राज्य में सबसे बड़े होते हैं। 2 शुक्राणुओं में से एक अंडाणु के साथ संलयन करता है और दूसरा शुक्राणु नष्ट हो जाता है। इसी तरह अलग अलग परागकणों के शुक्राणु प्रत्येक आर्केगोनिया में अंडाणुओं का निषेचन करेंगे। इस चित्र में मैंने केवल एक परागकण का उदाहरण दिखाया है। शुक्राणु का नाभिक और अंडाणु का नाभिक मिलकर एक द्विगुणित युग्मज बनाते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मामले में एंथेरिडिया में मौजूद शुक्राणुओं को आर्केगोनिया में अंडाणु तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एक बात ध्यान देने योग्य है कि निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। परागकण वायु के माध्यम से बीजांडु तक पहुंचते हैं और शुक्राणु पराग नली की सहायता से अंडाणु तक पहुंचते हैं। अब युग्मज एक कोशिका भित्ति स्रावित करता है और oospore बन जाता है। इसके बाद oospore बीजांडु के अंदर एक युवा भ्रूण में विकसित हो जाता है। चूंकि एक साइकस बीजांडु में 2 से 8 आर्केगोनिया होते हैं, इसलिए एक ही बीजांडु के अंदर 2 से 8 भ्रूण भी विकसित होंगे। एक ही बीजांडु के अंदर एक से अधिक भ्रूण के विकास की इस घटना को पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। इन 2 से 8 भ्रूणों में से केवल एक भ्रूण ही परिपक्वता तक पहुंचता है, अन्य भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। निषेचन के बाद होने वाले इन सभी परिवर्तनों के कारण बीजांडु बीज में बदल जाता है। तो बीज मूल रूप से एक निषेचित बीजांडु है। बीजों के कई फायदे होते हैं। वे कई परतों वाली कोशिकाओं से सुरक्षित रहते हैं।
वे हवा, पानी या जानवरों द्वारा फैलाए जा सकते हैं। वे तब तक सुप्त अवस्था में रह सकते हैं जब तक अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां न हों। भीतर संचित भोजन, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, अंकुरण के समय भ्रूण द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जब अंकुरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो बीज अंकुरित होकर एक युवा द्विगुणित स्पोरोफाइट में बदल जाता है, जो जिम्नोस्पर्म का मुख्य पौधा होता है। अब आपने कई नए शब्द सीखे हैं: बीजांड, परागकण, न्यूसेलस, परागण, बहुभ्रूणता और सबसे महत्वपूर्ण बीज। शायद इन चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल रहा हो, लेकिन चिंता न करें, हमने जिम्नोस्पर्म के सबसे कठिन हिस्से को पार कर लिया है। ठीक है, अब हम शेष भाग की ओर बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म संवहनी पौधे होते हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि या मोटाई बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म के तना और जड़ें थोड़े समय की वृद्धि के बाद अपने व्यास में काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तना और जड़ों के अंदर द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक संवहनी ऊतकों की एक बड़ी मात्रा बनने लगती है, जिन्हें द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम कहा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप तनों और जड़ों का व्यास बढ़ जाता है। द्वितीयक जाइलम मूल रूप से लकड़ी होती है और फ्लोएम भीतरी छाल होती है। जाइलम में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रैकेरी एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रैकेरी एलिमेंट्स में ट्रैकेड्स और वेसेल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। यही असली जल परिवहन करने वाली कोशिकाएं हैं। ट्रैकेड्स और वेसेल्स में ट्रैकेड्स की तुलना में वेसेल्स अधिक विकसित होते हैं, यानी ट्रैकेड्स आदिम होते हैं। वे वेसेल्स जितने उन्नत नहीं होते। ये वेसेल्स की तुलना में लंबे और संकरे होते हैं। टेरिडोफाइट्स और अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकेड्स ही मुख्य जल परिवहन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। टेरिडोफाइट्स और अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में वेसेल्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में वेसेल्स ही मुख्य जल परिवहन प्रणाली हैं। अब हम फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम में विशेष भोजन परिवहन करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सिव एलिमेंट्स कहा जाता है। सिव एलिमेंट्स में सिव सेल्स और सिव ट्यूब मेंबर्स शामिल होते हैं। टेरिडोफाइट्स और अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में सिव सेल्स ही एकमात्र भोजन परिवहन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सिव ट्यूब मेंबर्स ही एकमात्र भोजन परिवहन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। सिव ट्यूब मेंबर्स अधिक उन्नत परिवहन कोशिकाएं हैं। आइए जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में 4 विभाग शामिल हैं: साइकाडोफाइटा, गिंकोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा और ग्नेटोफाइटा। सबसे पहले साइकाडोफाइटा। इस समूह के सदस्यों को साइकाड्स कहा जाता है। साइकाड्स ताड़ के पेड़ जैसे पौधे होते हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका तना बिना शाखाओं वाला होता है। इनकी पत्तियां पिनेटली यौगिक होती हैं। इनकी पत्तियों के पत्रकों पर मोटी क्यूटिकल होती है जो एक मोम जैसी परत है, और साथ ही ढंसे हुए स्टोमाटा भी होते हैं। स्टोमाटा छोटे छिद्र होते हैं जो गैसीय विनिमय के लिए बने होते हैं। स्टोमाटा का एक वचन रूप स्टोमा है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना विशेष कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है। गार्ड कोशिकाएं सामान्यतः पत्तियों की निचली एपिडर्मिस के साथ पंक्तिबद्ध पाई जाती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में गार्ड कोशिकाएं और स्टोमाटा दोनों ही धंसे हुए होते हैं। मोटी क्यूटिकल और धंसे हुए स्टोमाटा पानी की हानि को कम करने में मदद करते हैं। ये अनुकूलन जिम्नोस्पर्म्स को तापमान, आर्द्रता और हवा की चरम स्थितियों को सहन करने में मदद करते हैं।
जिम्नोस्पर्म्स में टैपरूट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी जड़ प्रणाली में एक मुख्य जड़ होती है जिसे टैपरूट कहा जाता है और कई छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं। साइकैड्स में कुछ विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें कोरलॉइड जड़ें कहा जाता है, जो सामान्य जड़ों की तरह नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इन कोरलॉइड जड़ों में विभिन्न साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं और साइकैड्स को नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ जो हरा क्षेत्र है वह वास्तव में साइनोबैक्टीरिया है। अब दूसरा समूह है गिंकोफाइटा। इस समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है गिंको बिलोबा, जिसे आमतौर पर गिंको वृक्ष कहा जाता है। इसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पंखे के आकार की द्विखंडित पत्तियां प्टेरिडोफाइट एडियंटम से मिलती जुलती हैं, जिसे आमतौर पर मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। गिंको वास्तव में एक बहुत सुंदर पेड़ है और मुझे इसे शरद ऋतु के मौसम में देखना बहुत पसंद है, जब इसकी पत्तियों का रंग हरे से पीला हो जाता है। गिंको बिलोबा संभवतः सबसे प्राचीन जीवित बीज पौधा है और कुछ वनस्पति शास्त्री इसे दुनिया के अजूबों में से एक मानते हैं। गिंको बिलोबा, जो केवल चीन के जंगलों में पाया जाता है, दुनिया भर में इसकी खेती और संरक्षण किया जाता है। तीसरा वर्ग है कॉनिफेरोफाइटा। इस वर्ग के सदस्यों को आमतौर पर कॉनिफर कहा जाता है। कॉनिफर की प्रजातियां लगभग दुनिया के सभी हिस्सों में पाई जाती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से बर्फीले जंगलों में देखी जाती हैं। एक कोनिफर, जिसे अराउकारिया कहा जाता है, निचली ऊंचाई और गर्म जलवायु में देखा जा सकता है। कोनिफर में शाखायुक्त तना होता है। इनकी सुई जैसी पत्तियां सतह क्षेत्र को कम कर देती हैं, इससे पानी की हानि कम हो जाती है। इनकी पत्तियां मोटी मोमी क्यूटिकल से ढकी होती हैं और इनमें जल संरक्षण के लिए धंसे हुए स्टोमाटा भी होते हैं। कुछ कॉनिफर की जड़ों, जैसे कि पाइनस, में कवक के साथ सहजीवी संबंध होता है, जिसे माइकोराइजल कहा जाता है। यहाँ जड़ों पर सफेद आवरण कवक के हाइफे हैं। माइकोराइजल कवक पानी और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा और पेड़ की खनिज अवशोषण क्षमता को बेहतर बनाएगा। अब चौथा समूह ग्नेटोफाइटा। इस समूह के सदस्य 3 मुख्य वंशों से संबंधित होते हैं: ग्नेटम, एफेड्रा और वेल्वेट्सिया। ग्नेटोफाइट्स और अन्य जिम्नोस्पर्म्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि ग्नेटोफाइट्स के सदस्यों में जाइलम वेसेल एलिमेंट्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले के समान होते हैं। इसी कारण एक समय पर ग्नेटोफाइट्स को एंजियोस्पर्म्स के सबसे निकटतम जिम्नोस्पर्म रिश्तेदार माना जाता था। हालांकि आणविक अध्ययनों से पता चला है कि यह गलत है। हम पहले ही जिम्नोस्पर्म्स के विभिन्न समूहों को देख चुके हैं। अब आइए पौधों के समूह जिम्नोस्पर्म्स की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नजर डालते हैं। ये आदिम संवहनी बीज वाले पौधे हैं। ये नग्न बीज बनाते हैं। मुख्य पौधा शरीर द्विगुणित और स्पोरोफाइट होता है। इनकी पत्तियों में मोटी क्यूटिकल और धंसे हुए स्टोमाटा होते हैं जो अत्यधिक तापमान, हवा और आर्द्रता को सहन करने के लिए अनुकूलन हैं। इनकी जड़ें सामान्यतः टैपरूट होती हैं। ये विषमबीजी होते हैं। इनमें नर और मादा शंकु होते हैं। ये बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाते हैं। समाप्त करने से पहले जिम्नोस्पर्म्स के कुछ आर्थिक उपयोग यहाँ दिए गए हैं। जिम्नोस्पर्म्स निर्माण, पैकिंग, कागज उद्योग, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी प्रदान करते हैं। साइकैड्स की पत्तियां ताड़ के पेड़ जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें सजावटी उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। पेंट और लकड़ी उद्योग में प्रयुक्त रासायनिक टर्पेंटाइन चीड़ के रेजिन से तैयार किया जाता है। चीड़ का रेजिन एक गोंद जैसी पदार्थ है जो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है।
चीड़ के बीजों को भूनकर नाश्ते के रूप में खाया जाता है। एफेड्रिन एक दवा जो शंकु वृक्ष एफेड्रा से प्राप्त होती है, श्वसन संबंधी बीमारियों और अस्थमा के इलाज में उपयोग की जाती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें।